नमस्कार, आप देख रहे हैं फौज बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देश में 5 राज्यों का चुनाव आज खत्म हो गया है। 3 तारीख को आपको इसके रिजल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे। वहीं कई चैनलों ने एग्जिट पोल्स भी चलाना शुरू कर दिया है। अब अगर राज्य से हटते हैं तो जाते हैं लोकसभा में। तो 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर अभी से सारी पार्टियों में हलचल मची हुई है। कई पार्टियों ने सीट्स भी तय कर लिए हैं। वहीं कल गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में रैली की थी, जहां उन्होंने टीएमसी मौजूदा सरकार में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा था। एक बार फिर से उन्होंने रैली में सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को चर्चा में ला दिया। उन्होंने कहा, अगर सरकार बनती है तो हम सीएए लागू करके रहेंगे। देखते हैं किसमें हिम्मत है हमें रोक दे। तो अब फिर से चर्चा शुरू हो जाता है, जो कि 3 साल पहले माहौल गर्मा के रखा हुआ था सीएए का मुद्दा। आखिर क्या है सीएए? क्यों सरकार इसे 2019 में संसद में पारित करने के बावजूद भी लागू नहीं कर पाई है? आखिर इससे होता क्या है? सीएए का मतलब क्या है? किन लोगों को नागरिकता मिलती है या फिर किसी की नागरिकता भी जाती है? आज के इस वीडियो में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर हम गंभीर चर्चा करेंगे, पूरी बात आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट हुआ करता था, जिसमें कुछ बदलाव करके इसे 2019 में संसद में पारित किया सीएए के नाम से, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। बता दें, इसे लोकसभा और राज्यसभा में 2019 में पारित कर दिया गया था, लेकिन यह देश में अभी भी लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर जो भी कानून तय करना था, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना था, वो अभी तक नहीं बनाया गया है। ये काफी पेचीदा कानून है, ये काफी पेचीदा मामला भी है। इस पेचीदे मामले को आज हम सरल भाषा में समझेंगे। तो बता देते हैं आपको सीएए में क्या होता है। जो अभी अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें ऐसा प्रावधान है कि हमारे पड़ोसी देश यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 6 कम्युनिटी के लोग, यानी कि सिख, जैन, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, इन सभी को हमारे देश में नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो भी 2014 1 दिसंबर के पहले यहाँ रह रहे होंगे। यानी कि उन लोगों को 5 साल ही हमारे देश में बिताना होगा नागरिकता सर्टिफिकेट लेने के लिए, यहाँ के नागरिक बनने के लिए। वहीं जब 1955 में जिस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर हमारे देश में वो 11 साल से ज्यादा रहता है या फिर 11 साल रहता है, तो उसे हमारे देश के नागरिक मान लिया जाएगा, जिसको बदलकर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून लाया गया, जिसमें कुछ स्पेशल कम्युनिटी, यानी कि मैंने जो आपको 6 कम्युनिटी की नाम गिनाई, सिर्फ इन्हीं लोगों को इस देश का नागरिक माना जाएगा। बता दें, इस कानून पर काफी चर्चा हुआ, काफी बहस भी हुई, काफी विचार भी हुए। इसके बहुत सारे खामियाजा भी निकाले गए। कई लोगों ने कई सवाल उठाए कि आखिर किसी एक समुदाय को इससे क्यों हटाया गया, जो कि मुस्लिम था। तो सरकार ने भी इसका दलील दिया कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यह कोई सेक्युलर कंट्री नहीं है हमारे देश के जैसा। इनके संविधान में इन्हें इस्लामिक स्टेट कहा जाता है, जिस कारण से वहां पे जो भी अलग धर्म के लोग हैं, उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, प्रताड़ित किया जा रहा है उन लोगों को, जिस कारण से उन्हें भारत में आश्रय मिलेगा, भारत में रहने दिया जाएगा, उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी, जिसमें से मैंने 6 कम्युनिटी का आपको नाम गिनवाया है। वहीं सरकार का मानना है कि ऐसे देशों में कई ऐसी खबरें भी आती रहती हैं कि वहां पर हिंदू रिलीजियन या फिर बौद्ध के साथ या फिर किसी और धर्म के साथ प्रताड़ित उन्हें किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, उनके धर्म स्थल को तोड़ा जाता है, जिस कारण से सरकार ने यह फैसला लिया कि उन सभी रिलीजन को यहाँ पर शरण दिया जाएगा, उन सभी को यहाँ रखा जाएगा। जिस पर कई लोगों के सवाल किए गए। विपक्षी पार्टियों ने भी कहा ये हमारे राइट टू इक्वालिटी का, यानी कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, वायलेशन है, क्योंकि हमारा आर्टिकल कहता है सभी को समानता का अधिकार है, धर्म के अनुसार आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन यह कानून धर्म के अनुसार भेदभाव करता है, ऐसा विपक्षियों का मानना है, क्योंकि इसमें एक धर्म को हटाया गया है। अगर आप प्रताड़ित ही देख रहे हैं तो रोहिंग्या मुसलमान भी प्रताड़ित हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। विश्व में ऐसे कई आर्टिकल्स हैं या फिर ऐसे कई सेंसस हैं कि रोहिंग्या मुसलमान जो है उनके साथ सबसे ज्यादा प्रताड़ना की जाती है। मिलियंस में लोग हैं जो बांग्लादेश में प्रवासी हैं, कैंप लगा के रहते हैं, रेफ्यूजी हैं। लेकिन सरकार ने इस पर दलील दी कि हम ऐसे लोगों को दे रहे हैं, हम सारे देशों को इसकी सुविधा नहीं दे रहे हैं, हमसे अपने पड़ोसी देश के 3 पड़ोसी देश के लोगों को इसकी सुविधा दे रहे हैं जो अपने आप को इस्लामिक स्टेट्स मानते हैं।
जो कि सेक्युलर नहीं है, जहां पर अलग रिलीजन के साथ भेदभाव किया जाता है। इसी कारण हम उन्हें सिर्फ शरण देंगे। वहीं आपको आगे जानकारी दे दें तो इस कानून में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसने लोगों का नजर खींचा है, लोगों को कई सवाल करने को मजबूर कर दिया है। इस कानून के बारे में आपको अधिक बताएं तो कई विपक्षियों ने यह भी कहा कि ऐसे कई देश हैं जहां पर लोगों के साथ प्रताड़ना हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है धर्म के आधार पर। जैसे कि श्रीलंका में हमेशा ही खबर आता है, जो कि सिंहलीज लोग हैं उन लोगों के साथ भी हमेशा ही प्रताड़ना होती है। वही तिब्बत में बुद्धिस्ट के साथ की जाती है। नेपाल में मधेशी लोगों के साथ ऐसी ही घटना हमेशा ही सुनने में आई है। रोहिंग्या के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। वहीं पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान है, उन लोगों को भी मुसलमान माना नहीं जाता, यहाँ तक कि वहां के लोग उनको मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं। जिस कारण से सरकार को इस तरह की चुनौती दी गई कि आपने उन लोगों को क्यों हटा दिया, आपने इक्वल राइट्स का वायलेशन किया है। तो सरकार ने इसकी भी दलील दी, समय आने पर हमने सभी शरणार्थियों को शरण दिया है। या फिर श्रीलंका की बात की जाए तो वहां के भी जो रेफ्यूजीज है वो हमारे देश में तमिल में अभी भी कैंप लगाकर रहते हैं। वहीं रोहिंग्या की बात की जाए तो सरकार ने यह दलील दी कि वह बांग्लादेश के निवासी नहीं है, वह म्यांमार के रास्ते होकर बांग्लादेश आते हैं, फिर हमारे देश में घुसपैठ करते हैं, जिसके कारण से कई परेशानियां होती हैं। अब सवाल उठता है आखिर नॉर्थ ईस्ट में इसका बवाल क्यों है। जब नॉर्थ ईस्ट में सब कुछ शांत कर दिया गया, मामला बता दिया गया, तो नॉर्थ ईस्ट के लोग अभी भी क्यों इसके खिलाफ हैं, जब वहां पे एनआरसी तक लागू की गई। उसका सबसे बड़ा रीजन है नॉर्थ ईस्ट का डेमोग्राफिक रीजन। वहां के लोगों को डर है अगर इन लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, जो बाहर से शरणार्थी आकर अगर रहने लगेंगे, तो हमारी जो भी कल्चर है, सोसाइटी है, हमारा वो सब चेंज हो जाएगा। जो भी हमारे कल्चर्स है, हमारे इतिहास है, हमारे जोग्राफिक रीजन्स है, सब में बदलाव आ जाएगा। ऐसे भी वहां पर ट्राइबल्स रीजन है। ट्राइबल्स का मानना है कि लोग आते हैं तो हमें बदल देते हैं, हमारा जो भी अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाता है, जिस कारण से वहां के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है। आप लोगों ने तस्वीरों में देखा होगा कि एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट हुआ है, और उसमें से भी सबसे ज्यादा असम में प्रोटेस्ट हुआ है। तो असम की जानकारी आपको दे दें। असम में जब से भी देश हमारा आजाद हुआ था, वहां पर ऐसे कई शरणार्थी थे, जो लगभग लाखों की तादाद में वहां पर शरणार्थी थे। वहां पर लोगों का मानना था कि एक कंप्लीट एनआरसी किया जाए, जिससे पता चले कि बाहर के कितने लोग हैं और जो हमारा हक खा रहे हैं। तो हाल में किए गए एनआरसी के दौरान पता चला था कि असम में 19 लाख इमाइग्रेंट्स हैं, जिसमें से 14 लाख हिंदू थे। बता दें कि असम में इस तरह की घटना होने की वजह क्या है। तो असम में 1985 में एक असम एकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 1971 के पहले जो भी लोग असम में आ चुके हैं उन्हें वहां की नागरिकता दे दी जाएगी, लेकिन 1971 के बाद जो भी लोग वहां प्रवेश करेंगे उन्हें वहां का नागरिक नहीं माना जाएगा। जिसके बाद से ये जो कानून आ रहा है 2019 में, सीएए, इसका मानना है 2014 से पहले जो भी लोग वापस आए हैं, जो भी लोग देश में रहते हैं, उन्हें नागरिकता कानून की तरफ से नागरिक बनाया जाएगा, जिसने असम में तहलका मचा दिया, क्योंकि वहां के लोग पहले से जूझ रहे हैं ओवर पॉपुलेशन के कारण। वहां के लोगों को संसाधन में कमी हो रही है। वहीं कई लोगों की यह भी दलील है, अगर नागरिकता कानून को लागू कर दे जाता है तो इससे देश को काफी घाटा होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस में पॉपुलेशन काफी बढ़ जाएगा, जिस कारण से देश को काफी तकलीफ होगी, क्योंकि अभी ही हमारे देश में बेरोजगारी दर काफी ज्यादा है। कोरोना के बाद से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी काफी प्रभाव हुआ है, जिस कारण से पूरे देश में इस तरह की दलील दी जाती है। क्योंकि अगर बाहर के लोगों को हमारे देश में बुलाया जाएगा, जो देश के लोग हैं, फिर उनके साथ कैसा व्यवहार होगा, उनको उनके हक की समान नहीं मिलेगी, उनको उनके हक का काम नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर से आने वाले रेफ्यूजीज इसके हक मारी कर लेंगे, जिसके कारण से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को अभी भी बहुत जगह से विरोध किया जा रहा है। वहीं 2019 में जब यह सीएए संसद से पारित हुआ था, तब इसको लेकर खूब प्रोटेस्ट हुआ था। लोगों में इस तरह की भ्रांतियां थी कि इस कानून के आने के बाद मुस्लिमों को हमारे देश से निकाल दिया जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कानून को अच्छे से पढ़ें और ढंग से पढ़ें तो इस कानून में किसी को निकालने की बात ही नहीं की गई है। हाँ, लोगों को लाने की बात की गई है। जो हमारे पड़ोसी देश में रहते हैं, तरपाए हुए हैं, उनके साथ प्रताड़ना की गई है, उन लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है।
बाकी किसी को निकालने का, डिपोर्टेशन की कोई बात नहीं की गई है, जिस कारण से इस भ्रांति ने हमारे देश में कई दंगे भी करवा दिए थे। 2019 का वो मंजर आज भी हमें याद है, जब दिल्ली में किस किस तरह के दंगे हुए थे, शाहीन बाग या फिर बहुत सारी घटनाएं हुई थी। वहीं आपको इसकी अधिक जानकारी देते चले तो इस कानून में ऐसा रखा गया है कि वो 6 कम्युनिटी के जो लोग हैं, हमारे शेड्यूल में 8वें शेड्यूल में जो भाषा है, उन सभी के बारे में जिनको जानकारी हो, बात करते हो, उन सभी लोग को ही इसकी नागरिकता दी जाएगी। हाँ, कुछ कम्युनिटीज को अलग हटाया गया है, जैसे कि मुसलमान कम्युनिटीज को शामिल नहीं किया गया है। इसकी दलील भी दी गई है कि हमारे जिस पड़ोसी देश से शरणार्थियों को लाने की बात हो रही है, वह देश पहले से इस्लामिक स्टेट है। वहां पर उनके साथ प्रताड़ना हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो देश पहले से अपने आप को सेक्युलर नहीं मानता, इस्लामिक मानता है। जिस देश में इस्लामिक धर्म का राज है, वहां पर इस्लामिक धर्म के लोगों के साथ प्रताड़ना नहीं हो सकती, ऐसा सरकार का मानना है। वहीं आपको और जानकारी देते चले तो सीएए अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, और ऐसा देखकर लग रहा है बीजेपी 2024 में सीएए को बंगाल में एक अहम मुद्दा बनाने वाली है, क्योंकि जैसे ही अमित शाह ने रैली स्टार्ट की है, रैली की शुरुआत में ही सीएए की बात कर डाली है। उन्होंने कहा है बीजेपी की सरकार आती है तो हम सीएए लागू करके रहेंगे। ममता दीदी हमें नहीं रोक सकती, किसी को रोकने का हक नहीं है। वहीं उन्होंने वोटर्स को यह भी कह डाला कि अगर आपको सीएए चाहिए देश में तो हमें वोट जरूर कीजिए। तो आगे देखने वाली बात रहेगी, क्या इस बार फिर 2024 में बीजेपी जीतती है और सीएए को लागू कर पाती है, या फिर पहले की तरह ही सिर्फ सीएए कानून बनाकर उसे लागू यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करने में चूक जाती है, जैसा कि इस बार हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।